बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से। और आज कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्रिकेट खेलने वाली जो कौमें हैं या जो ममालिक हैं उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई है और शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि पूरी दुनिया में इसी किस्म के हालात होते हैं, लेकिन क्रिकेट हो रही है तो इसलिए पाकिस्तान के हालात का बहाना बना के जो मुख्तलिफ मुल्कों की टीमें उनका ना आना, ये बात गलत है। साथ ही साथ ये भी कहा कि चूँकि जो श्रीलंका के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आने से माजरत कर ली है, जिसकी वजह से शायद ये समझा जा रहा है कि श्रीलंका की बी टीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीलंका की बी टीम भी सरप्राइज़ देने की सलाहियत रखती है, तो इसलिए हमें पूरी क़ुव्वत के साथ जो है वो मुकाबला करना होगा श्रीलंका का। सरफराज अहमद के हवाले से मिसबाहुल हक का कहना था कि मेरी सपोर्ट सरफराज के साथ है। वर्ल्ड कप से पहले भी थी। कारकर्दगी ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मतलब ये चीज़ें जो हैं करियर का हिस्सा होती हैं कि कभी एक खिलाड़ी उस पर बैट पैच आ जाता है, फिर वो बैट पैच हट जाता है। लेकिन साथ साथ उनका ये कहना था कि सरफराज अहमद को ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग की ज़रूरत है। मिसबाहुल हक ने यह भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक कमी का सामना है, और वो है फास्ट बॉलर्स की कमी। वहाब रियाज के न होने की वजह से काफ़ी कमी महसूस की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं प्रोग्राम ऑल आउट के होस्ट हैं और क्रिकेट एनालिसिस भी बहुत अच्छा करते हैं, जनाब नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी नसीम भाई, बताइएगा क्या कहते हैं मिसबा की आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें कुछ बातें यानी हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ इन जनरल बातें की गई, और ख़ास तौर पे ये कहा कि श्रीलंका की बी टीम, यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो कि कुछ खिलाड़ियों ने माजरत भी की है तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि टीम कमज़ोर है। टीम सरप्राइज़ देने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज मिसबाहुल हक ने पहली मरतबा जब से उन्होंने चार्ज संभाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का, पहली मरतबा कराची के मीडिया का सामना किया, और बड़े लाइट अंदाज में आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बहुत सारे सवाल डिफरेंट भी हुए थे। किसी ने टुक टुक के हवाले से सवाल किया, तो किसी ने कहा कि आपका मियाँ वाली से रिश्ता है, इस वजह से आपको जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट दी गई। मिसबा ने बड़े हंसते हुए इन तमाम सवाल का जवाब दिया। लेकिन जब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात की थी, तो जैसे सरफराज को आपने अभी कहा कि सरफराज को खासा सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए कि सरफराज की परफॉर्मेंस जिस वक्त तो कैप्टन पे बड़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन दरमियान में सरफराज ने ज्यादा बैटिंग नहीं की, जिसकी वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कोशिश ये होगी कि सरफराज एक मरतबा फिर ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करें, और जब कप्तान परफॉर्म करता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है लीड करने का। तो हम वो कप्तान को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ी हैरान कुन बात है, वो ये है कि मिसबाहुल हक भी ये बात कर रहे हैं, और जिस वक्त मिसबाहुल हक काफी अर्से से जब वो क्रिकेट कमेटी के रुकन थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का हिस्सा रहे। बहुत पहले से ये चीज वाजे होना शुरू हो गई थी कि मिसबाहुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आ रहे हैं। ये भी अंदिया दे दिया गया था कि वो साथ में सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी होंगे, और वो दोनों चीजें हो गई। लेकिन सवाल बार बार एक उठता है कि मिसबाहुल हक जिन्होंने 1 मिनट की भी कोचिंग नहीं की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें 3 साल के लिए टास्क देता है। दूसरी जानिब सरफराज अहमद जो पाकिस्तान को 2 वर्ल्ड टाइटल जिता चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, कई सारे कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी उन्होंने पीएसएल का चैंपियन बनाया, उनको सिर्फ एक सीरीज के लिए टास्क दिया जाता है। उस सरफराज अहमद को एक सीरीज के लिए टास्क दिया जाता है कि जिन्होंने जब से जिम्मेदारी संभाली है उन्होंने T20 में पाकिस्तान को नंबर 1 टीम रखा है। अगर एक शख्स जो 2.5 साल पाकिस्तान को नंबर 1 टीम रखे, तो क्या अगले साल वो वर्ल्ड T20 के लिए भी कप्तान मुकर्रर नहीं होता? तो मिसबाहुल हक जो बात कर रहे हैं, जो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है जो मैंने आपको बताई कि सरफराज अहमद को एक सीरीज के लिए टास्क दिया गया है, और अगर यहाँ उनकी कारकर्दगी थोड़ी बहुत भी 19-20 हो जाती है तो फिर सरफराज अहमद कहाँ पे खड़े हुए। और फिर सबसे बड़ी चीज, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी कप्तान को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कप्तान मुकर्रर करता है तो बाकी खिलाड़ियों को एक पैगाम चला जाता है।
अब जब वर्ल्ड कप के बाद आए थे तो जब अम्माद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, जब उनसे ये सवाल किया गया कप्तानी के हवाले से, तो उन्होंने कहीं किसी ने भी, चाहे बाबर आजम हो जिन्होंने लाहौर में की, किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा कि सरफराज अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज के लिए मुश्किलात पैदा कर दी है, वो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए मिसबाह-उल हक। अब सरफराज पे भी डिपेंड करता है कि वो टॉप ऑर्डर पे आके परफॉर्म करे। मिसबाह-उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सरफराज से हट के अगर बात करें तो बॉलर्स के हवाले से थोड़े से परेशान दिखाई दी, और ये वाकई इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की परेशानी है। हमारे पास जिस तरीके के बॉलर्स हुआ करते थे, एक स्पेल के जरिए जो है वो सामने वाली टीम को बैकफुट पे ले आते थे। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर के जाने के बाद आपके बॉलिंग लाइनअप में एक्सपीरियंस की कमी हुई है। सर कह ये रहे हैं कि अब पाकिस्तान को चिराग लेके और मतलब फास्ट बॉलर ढूंढने पड़ेंगे, तो वाकई क्या इतनी किल्लत हो गई है? पहले पाकिस्तान बैटिंग से परेशान था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बॉलिंग पे भी उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बॉलिंग पे वाकई इस वक्त बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, श्रीलंका की बी टीम नहीं आई है, श्रीलंका की सी टीम आई है। अगर उनकी जो मेन टीम है उससे हटके जो बी टीम है उसके भी कई सारे खिलाड़ी नहीं है, सी टीम आई है। आपके पास अंडर 19 और ए की सतह के ऐसे बॉलर मौजूद थे कि जिनको आप यहाँ ट्राई करते, क्या आप उनको ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करेंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं था। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, आप ये आजमाए हुए बॉलर हैं, वो T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज के लिए मुंतखब किए गए। नसीम भाई क्या समझते हैं पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक क्या होगा पेस बॉलर्स की तरफ से? पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक क्या बनेगा फिर अब वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की गैर मौजूदगी की सूरत में? सर बी टीम हो या सी टीम हो, सर फिर भी कोई एक प्लेयर भी चल सकता है। सर किसी के एक खिलाड़ी को अगर बॉल सही तौर पे नजर आने लग गई तो फिर आपको खुद भी अंदाजा है कि फिर उस कॉम्बिनेशन को या उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए पेस बॉलर्स भी चाहिए होते हैं, बॉलिंग चेंज भी चाहिए होता है। तो क्या बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का आप देख रहे हैं इस पाक श्रीलंका सीरीज में? देखिए यही खेलेगा, मोहम्मद आमिर खेल रहे होंगे, वहाब रियाज खेल रहे होंगे, या उस्मान शनवारी का साथ ले आएंगे, या हैदराबाद के हसनैन फास्ट बॉलर है जिन्हें बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है, जो तेज तरीन बॉलर है इस वक्त मुल्क का, उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, यही खेल रहे होंगे। पाकिस्तान सिर्फ सीरीज जीतने जा रहा है। फ्यूचर प्लानिंग की जानिब जाने का ये बेहतरीन मौका था। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि अगर एक कमजोर टीम आई है तो फिर आपके ऐसे बॉलर जो जूनियर सतह पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नसीम शाह, मूसा खान, ये तमाम के तमाम लोग जो है वो जबरदस्त बॉलर हैं। आपको इनको मौका देके अपनी प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया की करनी थी, जो आपने ये मौका गवा दिया। अब आप T20 में तो 4 ओवर का स्पेल करना है किसी बॉलर ने, यहाँ 10 ओवर की बॉलिंग जब वो करता तो फिर फर्क पता चलता, तो वो भी आपके हिकमत अमली बनाने में नाकाम रहे। आप सीरीज जीतने के लिए जा रहे हैं, सरप्राइज दे सकते हैं श्रीलंकन क्रिकेटर्स। क्रिकेट में इतना बेवफा खेल है ये क्रिकेट के, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी तो बहादुरी का मुजाहरा करना होगा। जो चीज हम यूटिलाइज कर सकते थे, जिसका फायदा उठा सकते थे, वो हमने नहीं उठाया। आमिर को या वहाब रियाज को हम ऑस्ट्रेलिया में भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ले जा सकते हैं वहां पे अगर ये परफॉर्म नहीं करते। उस लिहाज से जो चेक करने का मौका था वो गवा दिया। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बारिश की वजह से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी। अब कल दोनों टीमें जो है वो प्रैक्टिस करेंगी, कल दोनों कप्तान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी खबर है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर है। नसीम भाई सरफराज अहमद के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा कि मिसबा ने जहाँ ये बात की कि सरफराज अहमद को मजीद बैटिंग करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करने की जरूरत है, फिर ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी जो है उसके पूरे कैरियर में तमाम तर उसकी अच्छी कारकर्दगी हो, ये कारकर्दगी ऊपर नीचे होना ये कैरियर का हिस्सा, ये बात है। सर साथ साथ ये भी कहा कि खिलाड़ियों की फिटनेस पे और रवैये पे भी बहुत यानी ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर ये भी उनका कहना था कि 2 फ्रेंचाइज की जानिब से उन्हें PSL की ऑफ़र भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कौमी टीम की कोचिंग को तरजीह दी। सर क्या समझते हैं, क्या इन बातों का मकसद ये है कि सरफराज अहमद को एक इशारतन ये कहा गया है कि PSL पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर यह है कि वो कौमी क्रिकेट टीम और इस इंटरनेशनल क्रिकेट पे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की सीरीज़ है इस पे तवज्जो दें? ये मकसद नहीं था। मिसबाह-उल हक से ये सवाल किया गया था कि आप जो है वो किस फ्रेंचाइज के साथ होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 2 फ्रेंचाइज से ऑफर है कि आप अभी भी खेल लें, लेकिन अब मैं खेलना नहीं चाहता। मुझे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई जिम्मेदारी दी है एज ए कोच, एज ए चीफ सिलेक्टर, अब मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ, नए प्लेयर्स को ढूंढना चाहता हूँ।
किसी भी क्रिकेटर्स को मिसबाह उल हक तो रोक ही नहीं सकते। आपकी अपनी सुपर लीग है तो इस पे तो फोकस सभी कर रहे होंगे, और सरफराज सिवाय पाकिस्तान सुपर लीग के किसी और लीग में नहीं खेलते, तो ये तो मसला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने इब्तिदा में बात की थी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की सोच की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा कप्तान जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, दूसरा ऑप्शन भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया जाता है। जबकि मिसबाह उल हक जिन्होंने एक सेकंड की भी कोचिंग नहीं की, लास्ट ईयर आपको याद होगा ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से खेलते थे, उन्होंने इनको लास्ट ईयर मेंटोर बनाने की बात की, तो ये छोड़ के पेशावर ज़ुल्मी चले गए थे, यानी ये खेलना चाहते थे। तो आज भी उनसे यही सवाल किया गया कि आप कहाँ से खेल रहे, कहते मुझे 2 टीमों की ऑफर है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अब खेलना नहीं चाहता। अब मेरा रोल अगर पाकिस्तान सुपर लीग में भी किसी फ्रेंचाइज के साथ हुआ तो एज ए कोच, एज ए मेंटोर या एज ए रिस्पॉन्सिबल, एज ए टीम मैनेजमेंट होगा, नॉट एज ए प्लेयर। तो एक चीज तो वो क्लियर कर गए। अब ये ज़ाहिर बहुत सारी बातें उन्होंने की। एक सवाल ये किया कि आपके इस वक्त जो डोमेस्टिक सीजन जारी है, और बड़ा मजाक बना हुआ है डॉक्टर साहब, इस वक्त इस पे हम 1 अरब से ज्यादा खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, बॉलर टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बैट्समैन सेंचुरियों पे सेंचुरियां बना रहे हैं। 4 रोजा मैच में अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किल से कोई टीम आउट होती है, और वो खिलाड़ी सेंचुरियां बना रहे हैं कि जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी सेंचुरियां स्कोर कर रहे हैं। तो इतना पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खर्च किया इस डोमेस्टिक सीजन पे, उसका फायदा क्या होता है? आपने ना ऐसी पिचेस बनाई कि जहां पे पहली मर्तबा अगर कोकाबुरा गेंद यूज हो रही है, वरना इससे पहले तो हम ग्रेस की गेंद यूज करते थे, वो सीम स्विंग हो जाती थी, इसकी तो सीम ही खत्म हो जाती है 20-25 ओवर के बाद। हमारे बॉलर इस वक्त बहुत मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं। ठीक आप बॉलर्स बनाने। अच्छा नसीम भाई, जरा सा मुझे नेशनल स्टेडियम के हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त यानी आज डीजी रेंजर्स ने सिक्योरिटी के हवाले से भी बाकायदा ड्रिल भी की है कि खुदा न खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो किस तरह पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो यानी इस नाखुशगवार वाकये से निमट सकती है। इसके साथ ही साथ आप क्या समझते हैं कि जो पिचेस इंटरनेशनल मेयार की बननी चाहिए, क्या नेशनल स्टेडियम कराची में उस मेयार की पिच बन सकेगी सर? और ख़ास तौर पे मौसम भी आप मद्देनज़र रखें, कोई बारिश से बचाव और इस किस्म की, जिस तरह के हम इंग्लैंड में देखते रहे, हम वर्ल्ड कप के दौरान देखते रहे कि किस तरह पिचेस को बचाया जाता था, ऑटोमेटिक चीज़ें मौजूद थी, बारिश अभी स्टार्ट नहीं होती थी कि उससे पहले पहले ज़रा सी बारिश पे फ़ौरन सेकेंडों में पिच को कवर कर लिया जाता था। सर कराची के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं कि इस मानसून के सीज़न में अच्छी पिच बन सकेगी? आज मिसबाह उल हक से ये भी कि अगर पिच की कंडीशन होगी और जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं तो टॉस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मिसबाह उल हक ने ये कहा कि इस वक्त तो पिच पे कवर है, जब ये कवर हटेगा तो ही देख सकते हैं कि पिच की कंडीशन क्या है। खैर वैसे भी ओडीआई मैचेस में और T20 मैचेस में शायकीन क्रिकेट को लाने के लिए बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई जाती हैं ताकि ज्यादा रन स्कोर हो, चौके छक्के लगे और लोग एंजॉय करें। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इसी तरीके की पिच होगी कि जहां पे अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी। जहां तक आपने बात की, डीजी रेंजर्स ने आज विजिट किया था, डीजी रेंजर्स ने आज उनके साथ कमिश्नर कराची भी मौजूद थे, DIG वेस्ट आमिर फारूक साहब भी मौजूद थे। तमाम सिक्योरिटी इदारों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई, वो मॉनिटरिंग रूम में भी गए थे, उन्होंने तमाम CCTV कैमरे के जो भी विजन है उसका भी मुआयना किया, उनकी वर्किंग की देखी, उनको जूम करके भी देखा कि स्टेडियम का कोई एक हिस्सा ऐसा ना हो कि जिस पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर ना हो। वो PCB बॉक्स में भी गए, वहां जाके भी उन्होंने जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान आएंगे उनके लिए अरेंजमेंट्स की सूरत हाल देखी। तो बगैर सिक्योरिटी हुकाम के तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कराना नामुमकिन है। इन्हीं के एफर्ट है जिनकी वजह से ये हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से वो मुतहरिक दिखाई दिए, जिस तरीके से तमाम पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स, हमारी इंतजामिया की तमाम के तमाम लोग उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, तो एक अच्छे माहौल के अंदर, और फिर जाहिर है श्रीलंका को जिस तरीके की हमने यकीन दयानी कराई कि सदर मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी, तमाम चीजों का जायजा आज डीजी रेंजर्स ने भी लिया। अच्छी होगी डॉक्टर साहब, जिस तरह कराची की पिच आमतौर नसीम भाई, जो कोताहियां या जो खामियां PSL के दौरान मौजूद थी नेशनल स्टेडियम में, चाहे हम नशिस्तों के हवाले से बात करें, इनक्लोजर्स के हवाले से बात करें, काफ़ी खामियां नज़र आई थी। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उन खामियों को दूर कर लिया जाएगा पाक श्रीलंका सीरीज के इन मैचेस के दौरान? देखिए, अगर हम गलती करते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी तौर पे सीखना चाहिए। ये तो हमें देखना होगा कि
क्या कुछ होता है। लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी डॉक्टर साहब, पता चला था कि जो आपकी मेन गैलरीज है उनमें तकरीबन आधा फीट पानी खड़ा हो गया था। जी जी। तो और नया स्टेडियम बना है, मैं नई बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। फिर शायकीन क्रिकेट जो है वो ये देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जिस कंपनी के थ्रू टिकट्स बिक रहे हैं उनकी रिपोर्ट इतनी हौसला अफजा नहीं है जिस तरीके की पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान थी। जी जी। अभी दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, लेकिन जो रफ्तार टिकट्स बिकने की होनी चाहिए थी वो नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामियों की बात है तो इतने कम इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। मार्च में 15 मार्च को फाइनल खेला गया था यहाँ कराची में पाकिस्तान PSL सीजन 4 का। उसके बाद अब एक बड़ा मैच होने जा रहा है। इतना बड़ा गैप होता है उसके अंदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी खामियों पे काबू पाने की जरूरत दिखाई देती है। जहाँ कहीं भी ये लगता है कि यहाँ पे खामी है, इसको दूर करने की जरूरत दिखाई देती है। अब नए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान, इंपोर्ट होकर आए इंग्लैंड से। अब तक तो बड़े मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका पहला इम्तिहान होगा जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है ना। वो पिछले PSL के मौके पर मौजूद थे। अब उनको जिम्मेदारी मिली है, अब वो किस अंदाज से इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, हम सबको इस चीज का इंतजार दिखाई देता है। और ये नया मौजूदा क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब के दौर में पहली सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। और काफी लोग मैनेजमेंट में चेंज हुए। अब वो मैनेजमेंट किस तरीके की होती है, अच्छी होगी तो हम मीडिया तारीफ करेंगे, अच्छी नहीं हुई तो जाहिर है फिर हमारे कोई हमें रुकने वाला तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, होस्ट और क्रिकेट एनालिटिक हमारे साथ मौजूद थे। और इनका ये कहना है कि आप उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि पाक श्रीलंका सीरीज़ जो है वो एक बहुत ही कामयाब सीरीज़ होगी। और इनका कहना ये था ख़ास तौर पे कि जो नए खिलाड़ी हैं, यानी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं या इंटरसिटी क्रिकेट खेलते हैं, इस वक्त ये मौका था क्योंकि श्रीलंका की BSC टीम आ रही है, तो इस वक्त नए खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए बेहतरीन मौका था कि उनको चांस दिया जाता, उनको मौका दिया जाता और उनकी क्रिकेटिंग कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश किया जाता। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आप कुछ बात करना चाहेंगे कराची के मौसम के हवाले से और ख़ास तौर पे मानसून के इस आखिरी स्पेल से, जिससे गर्मी का जोर अब कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अब शायद कुछ इक्का दुक्का स्कैटर्ड रेन्स यानी मज़ीद कुछ इक्का दुक्का बारिशें हों जिससे मज़ीद मौसम बेहतर हो जाए। लेकिन फिर भी मतलब जैसे जिस तरह आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हुई। और अगर हम ये देखेंगे पिछले 3 दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में कम बारिश हो रही है। पानी फिर भी निकासी का प्रॉपर इंतज़ाम ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा जो है हमारे यहाँ मतलब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब देखना ही होगा कि क्या मज़ीद कराची मुतहम्मिल है बारिशें बर्दाश्त करने का और मुतवक्का कितनी बारिशें। इसी वजह से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात यानी DG मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डायरेक्टर हूँ, जो ये वजाहत कर रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल नहीं हूँ। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि इस वक्त क्या कहा जा रहा है कि कराची में मजीद कितनी बारिशें जो हैं वो मुतवक्का हैं, ख़ास तौर पे अगर हम इस रवां हफ्ते की बात करें या आने वाले हफ्ते की बात करें तो? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली इंडियन राजस्थान वगैरह के, राजस्थान और गुजरात के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया मौजूद है जिसकी एक लिहाज से एक्सटेंशन या फैलाव की सूरत में ये जो 2-3 दिन वक्फे से बारिश मिली है हमें। और अभी भी रात को भी चांसेस हैं, रात गए या अर्ली सुबह बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और कल वक्फे से जारी रहेगी। कल और परसों 2 दिन है और शायद 28 को भी ये यानी 2 से 3 दिन का स्पेल है ये। जी अच्छा सर, इन बारिशों से गर्मी का जोर उस हद तक नहीं टूट रहा है। जैसे ही धूप निकलती है, बारिश खत्म होती है, गर्मी दोबारा से उसी शिद्दत से बरकरार रहती है। क्या ये गर्मी जो है जिस शिद्दत से बरकरार है यही बारिशों का सबब बन रही है?
जी देखिए, ये इसका भी बहुत अहम रोल होता है। जो हीटिंग होती है एक्चुअली, ये जी मुझे आवाज नहीं आ रही है। सिस्टम होता है, उसको एक तरह से और एनर्जी प्रोवाइड करती है। IFB मेरी खोल दीजिएगा ऑलरेडी एक ट्रफिंग मौजूद है या लो प्रेशर एरिया की एक्सटेंशन मौजूद है हमारे एरिया के ऊपर। तो जब हीटिंग होती है तो वो उसको समझ लेंगे काम दो आधा हो जाता है और फिर उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है तो बिल्डअप होता है फौरन लोकली और बारिश हो जाती है। लेकिन अगला जो 2-3 दिन है उसमें ऐसे ही रहेगा, दिन के टेम्परेचर ज्यादा ही रहेंगे 36-37 की रेंज में अमूमन। लेकिन उम्मीद है कि 29 तारीख से आगे फिर समुद्री हवाओं का सिलसिला बहाल होगा और मौसम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ पहले ही कहा गया था कि बुध के रोज से बारिश शुरू होगी जो 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। अब जिन दिनों में पेशन गोई नहीं भी की गई थी उन दिनों में भी बारिश हमने देखी और अचानक से मौसम ने करवट बदली है। तो सर क्या वजह है? क्या कराची का मौसम बेहतर हो गया है या ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की वजह से हम सितंबर तक मानसून का स्पेल देख रहे हैं? देखिए, एक ही दिन ऐसा जो परसों 23 तारीख को अनएक्सपेक्टेड थी वो बारिश, इसलिए कि सिस्टम ऐसा कोई कराची के अराउंड या नजदीक नहीं था। लेकिन उसकी एक वजह ये हुई कि उससे पिछले जो 3 दिन थे यानी 21, 22, 23 तीनों दिन कराची का टेम्परेचर 40 से ज्यादा जाता रहा और हाई ह्यूमिडिटी रहती रही 60 से 70%। और उसके नतीजे में इंस्टेबिलिटी लोकली क्रिएट हो जाती है, यानी हवा लोकलाइज्ड एरिया में हवा का कम दबाव हो गया, एक वैक्यूम पैदा हो गया और इर्द गिर्द की हवाओं ने उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ऊपर उठ के वो बादल बनते हैं। तो वो जो थी 23 तारीख को वो अनएक्सपेक्टेड थी, उसमें हमारी कोई इतनी सर आज कराची के चंद इलाकों में आंधी भी चली है, तेज यानी शदीद तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहा है बारिश से पहले। तो क्या वजह थी सर कि ये क्या मजीद मुमकिन है कि इस तरह की आंधियां आ सकती हैं कराची में? जी बिल्कुल आ सकती है। एक्चुअली जो ज्यादा थंडरी क्लाउड्स होते हैं जिनमें गरज चमक ज्यादा होती है, गरज खासकर, तो उन बादलों की आपके ऊपर आपके एरिया के ऊपर पहुंचने से पहले जो है ना विंड गस्ट करती है, तेज हवाएं चलती हैं। ये होता है इन बादलों के साथ, ये फिनोमेना एसोसिएट होता है क्योंकि उसमें इंस्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है और तेज हवाएं चलती हैं इसके साथ। तो अगला जो 2-3 दिन का स्पेल है उसमें ऐसे मुमकिन है कि तेज हवा फिर चले और तेज बारिश हो जाएगी। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो हमें याद है कि पूरे कराची में एक तरह से बारिश होती थी और या शायद ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थी। अब ये होता है कि कुछ इलाकों में तेज़ बारिश और यानी जब कभी कहीं बात होती है हम टीवी पे देख रहे होते हैं, हमारे रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं, तो कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इस पूरे स्पेल में, हम मानसून के इस पूरे स्पेल की बात कर रहे हैं, जहां बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसमें न्यू कराची, नॉर्थ कराची बफर जोन का इलाका है, इसके अलावा शाह फैसल, मलीर, कोरंगी का इलाका है, इसके साथ साथ गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुल्का इलाके हैं जहाँ शदीद बारिश देखने में आई। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम साउथ की बात करते हैं यानी सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, तो यहाँ या साहिली इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ इतनी बारिशें देखने में नहीं आई। बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ बारिश इन इलाकों में हुई और डिफेंस, क्लिफ्टन या साउथ के इलाके में सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। क्या वजह है सर, ये वेरिएशन क्यों आ रही है कि कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती, और जिन इलाकों में बारिश होती है तो तेज़ बारिश की वजह क्या होती है? देखिए, मानसून की बारिश के साथ वैसे ये होता है, अगर पूरे मुल्क में जो बारिशें होती हैं उसको आप अगर नोट करें तो ऐसे ही होता है कि किसी जगह में बहुत तेज स्पेल हो जाता है और उसके बराबर चंद किलोमीटर के फासले पर बिल्कुल नहीं हो रही होती या बहुत थोड़ी होती है। इसकी एक वजह जो होती है वो लैंड हीटिंग इफेक्ट होता है कि जो जमीन का वो एरिया कि जो बहुत ज्यादा तपश का शिकार होता है और उस एरिया में यानी वो लोकलाइज्ड वो प्रेशर ज्यादा गिरा होता है, उस जगह का ज्यादा फाल हुआ होता है, तो इसलिए उस एरिया में ज्यादा बारिश हो जाती है। आपने जो जिक्र किया कि उधर क्लिफ्टन या सदर वदर की तरफ, तो एक्चुअली मानसून सिस्टम हमारे कराची के ईस्ट से दाखिल होते हैं ना। पहले ईस्टर्न सिंध में बारिश होती है, थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन इन एरियाज में, और फिर कराची के, तो जाहिर है कराची बहुत बड़ा शहर है कि जो इसके ईस्टर्न पार्ट्स हैं या फिर नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, जैसे सिस्टम सर्कुलेट करता है तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में ज्यादा बारिश, ये लॉजिकल है कि ज्यादा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुझे समरी बता दीजिएगा कि अगले 10 दिन या एक हफ्ते में कराची में कितनी बारिश और हो सकती है?
देखें, जैसे मैंने कहा कि स्पेल जो चल रहा है ये 3 दिन का या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का स्पेल हो सकता है, तो ये कोई बहुत उस तरह का हैवी नहीं है जैसे कि हमने देखा था ईद के दिनों में, बकरा ईद के दिनों में जो बहुत तेज बारिश हुई थी, सरजानी वगैरह में 200 मिलीमीटर को क्रॉस कर गए थे। जी जी। तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त एक डिप्रेशन मूव करके आया था, यानी हवा के शदीद कम दबाव था जो सेंट्रल इंडिया से हमारे इलाकों में दाखिल हुआ था, और हमारे इलाकों में पहुंचते पहुंचते भी वो वेल मार्क्ड था, अच्छा जैसे कहना चाहिए ना, नुमाया कम दबाव था हवा का। ये सिस्टम उतना डीप नहीं है, लेकिन ये एक स्कैटर्ड सा सिस्टम है, तो इसमें भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी आपकी। उतनी बहुत है इसमें नहीं होगा कि जितना बकरा ईद के दिनों में हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश हो जाएगी, फिर भी बारिश मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे, यानी इस बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे जो नुकसानात हुए या शहर में मुख्तलिफ लोगों को करंट लगने के वाक़यात सामने आए, तो इस हवाले से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन यानी के इलेक्ट्रिक ने कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी कर दी हैं। के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि बारिश में खंभों से दूर रहा जाए, PMT से दूर रहा जाए, चाहे उनमें करंट आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन एक जनरल प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप कोशिश ये करें कि खंभों और PMT से अपने आप को दूर रखें। इस मौसम में ख़ास तौर पे बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाए, यानी बच्चों को बिला ज़रूरत बारिश में खेलने के लिए निकलने ना दिया जाए। जिस तरह हमने देखा मुख्तलिफ वाक़यात हुए, कुछ बच्चे साइकिल चलाते हुए जा रहे थे बारिश के पानी में और फिर उनको करंट लगा, तो इसलिए इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। बिला ज़रूरत ना बड़े बाहर जाएं, ना बच्चे जिस कदर हो सके अपने आप को सूखा रखें यानी गीला ना होने दें। पाँव नंगे पैर यानी नंगे पाँव या गीले होने की सूरत में बिजली के यानी जो बरक़ी आलात हैं जैसे मोटर है, वॉशिंग मशीन है, इनका इस्तेमाल दौरान बरसात ना करें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से के इलेक्ट्रिक से जो बिजली हासिल की जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सबब बनती है बिजली के झटके लगने का या करंट लगने का, क्योंकि ये जो गैर कानूनी कनेक्शंस होते हैं ये डायरेक्ट लिए जाते हैं, और फिर घर में अगर कोई जनरेटर या कोई UPS चलाया जाता है तो इस जनरेटर या UPS से रिटर्न होकर ये करंट वापस के इलेक्ट्रिक की लाइंस में चला जाता है, और उसके बाद किसी को भी, यानी जिस वक्त लाइट गई भी होती है या लोड शेडिंग है या बारिश की वजह से एहतियाती तौर पे अगर लाइट बंद की गई है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद अभी तो टाइम लगेगा, इस वक्त बारिश चल रही है, लाइट नहीं आ सकती, या लाइट नहीं आ रही है तो बड़े आराम से बेधड़क होकर पोल को भी हाथ लगा लेते हैं, PMTs के करीब भी चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि बराबर वाले किसी घर में जनरेटर चल रहा है या UPS चल रहा है, जिसकी वजह से करंट रिटर्न होकर वापस से के इलेक्ट्रिक की लाइनों में या उनके जो तार हैं उसमें आ रहा है, और उसके बाद यही करंट बाज़ दफ़ा लोगों को ये करंट लग जाता है और इसके वाक़यात सामने आते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यानी इन तमाम एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए यानी आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसे बरक़ी आलात हों तो इसको आप बिल्कुल भी इन बरक़ी आलात का इस्तेमाल ना करें, यानी कोशिश ये करें कि मोटर या इस किस्म के जो बरक़ी आलात हैं जो कि हाई पावर कंज्यूम करते हैं, उनसे झटका भी बड़ा ज़ोर का लगता है, क्योंकि हम चाहे पानी की मोटर की बात करें और दूसरी चीज़ों की बात करें, तो अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें तो ऐसे वाक़यात में बहुत कमी आ सकती है। बहरहाल के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है, जिसमें शहरियों को मुतनब्बे किया गया है कि वो मुमकिन बारिशों की सूरत में अपने आप को महफूज रखें और इन चीज़ों से इज्तनाब करें। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे कराची के वाटर हाइड्रेंट्स के हवाले से, यानी पानी के मसले के हवाले से। तमाम सियासी जमातें इस वक्त यही बात करती हैं कि कराची जो है वो पानी का बहरान फेस कर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि ये पानी का बहरान दरअसल इसलिए है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लॉसेस हैं जिनकी वजह से कराची को प्रॉपर पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता। पहले ही कहा जा रहा था कि बारिशें अगर हो गई और हेड डैम भर गया तो फिर कराची की जो पानी की किल्लत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नाज़रीन, आज अगर आपको हम बताएं तो कराची प्रेस क्लब पे कराची वाटर हाइड्रेंट एसोसिएशन जो है
उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हैरत अंगेज़ तौर पे उनका ये कहना है कि कराची का जो पानी का बहरान है इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अरबाब इख्तियार हैं, यानी जानबूझ के कराची को पानी कम दिया जाता है, मुख्तलिफ़ जगहों से कराची की जो पाइपलाइंस हैं उनको तोड़ दिया जाता है और कराची वाटर हाइड्रेंट एसोसिएशन के जो सदर हैं हुजूर बख्श, उनका ये कहना था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा कराची में पानी का उनका ये कहना था कि बहरान दरअसल मसनूई बहरान है और वाटर बोर्ड के इदारे और उनके ज़िम्मेदार इस बहरान के ज़िम्मेदार हैं। ऑनलाइन टैंकर सर्विस से आवाम को पानी नहीं दिया जाता, यानी जो ऑनलाइन टैंकर सर्विस है ये चलाई तो ज़रूर जाती है। ये कहना है जो कराची के हाइड्रेंट एसोसिएशन के सदर हैं हुजूर बख्श उनका, कि ये जो ऑनलाइन सर्विस है जिससे कहा यह जाता है कि आप आसानी एक ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपने मोबाइल से इस ऐप के ज़रिए वाटर टैंकर ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर आपको मिल जाता है। नाज़रीन, हमारे पास कई शिकायतें भी मौजूद हैं और लोगों का ये कहना है कि अगर इनिशियली यानी इब्तिदा में कोई ऑर्डर प्लेस हो भी जाए इस ऐप के ज़रिए तो 3 से 4 घंटे के बाद एक मैसेज आ जाता है कि वी आर सॉरी वी कैन नॉट प्रोवाइड यू विद दिस ऑर्डर, यानी कोई भी बहाना बना लिया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ़ लाइनें तोड़ी जाती हैं उनका मकसद भी ये होता है कि वहाँ उस इलाके में पानी की मसनूई क़िल्लत पैदा की जाए और उसके बाद जो है ये पानी जो है ये कराची के शहरियों को बेचा जाए। नाज़रीन, इस वक्त सोचने की बात यह है कि ये वही वाटर हाइड्रेंट्स हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि कराची का पानी बेच रहे हैं, यानी बजाय इसके कि शहरियों को ये पानी फराहम किया जाए, शहरियों को पानी बेचा जाता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि यानी ये जो वाटर हाइड्रेंट एसोसिएशन के सदर हैं इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है ये बताने के लिए कि यानी कराची का जो पानी है वो एक मसनूई तरीके से रोका जा रहा है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो हुजूर बख्श हैं जो कि वाटर हाइड्रेंट एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया है, एमडी वाटर बोर्ड पर भी इल्ज़ाम लगाया गया है और डायरेक्ट करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो भी इसमें मुलव्विस हैं। इसके अलावा यानी अब या तो कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ये वाटर हाइड्रेंट्स वाले इस बात पे मजबूर हुए कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और वही वाटर बोर्ड जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया इन हाइड्रेंट्स को, यानी नाज़रीन एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक मियाद होती है जिसके ज़रिए इन वाटर हाइड्रेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब यही वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि ये पानी का बहरान जो है ये मसनूई तौर पे पैदा किया गया है ताकि ठेकेदारों के ज़रिए पानी को बेचा जा सके। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया मतलब ये कोई जानबूझ के एक कोई नूरा कुश्ती की जा रही है ताकि इस बहरान को या इस क्राइसिस पर मज़ीद कुछ बातें की जाएँ, कुछ लोगों से डिस्कशन किए जाएँ, या फिर वाकई कराची के जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनके मालिकान हैं उनके दरमियान या वाटर बोर्ड के दरमियान कोई चपखलिश चल पड़ी है जिसकी वजह से ये तमाम बातें हुई हैं। और ये भी बात देखने वाली है कि कराची यानी सिंध के जो वज़ीर बल्दियात हैं, पहले सईद गनी साहब थे, अब नासिर हुसैन शाह हैं, तब्दीली भी है। और हालांकि अगर वाटर बोर्ड को देखा जाए तो वाटर बोर्ड के सरबरा यानी एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान अपनी सीट पर विराजमान है, लेकिन फिर भी इस हवाले से हम मज़ीद अपने कल के प्रोग्राम में ज़रा डिटेल से बात करेंगे कि आखिर कराची के पानी का मसला है क्या। इतनी बारिशें होने के बावजूद भी चाहे डिफेंस हो, क्लिफ्टन हो या कराची के दूसरे इलाकों में, यहाँ पानी क्यों नहीं सप्लाई किया जाता। आखिर क्या वजह है कि लोग वही पानी जो उन्हें लाइनों के ज़रिए मिलना चाहिए टैंकर से तो ख़रीद सकते हैं, बाकायदा पैसे देके ये पानी हासिल कर लिया जाता है, लेकिन उनके घर की लाइनों में ये पानी नहीं आता। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।